हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी मुझे तुमसे प्यार है का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 7 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। राणा अभी भी रक्षा की कई बातें सोच रहा था। उसी उधेड़बुन में था। तभी रक्षा बोली, यह सब छोड़िए, पहले मेरी बेटी को फ़ोन कीजिए। वह कहाँ पर है, सुरक्षित है कि नहीं? अरे वह मेरी बेटी है, ऐसे कैसे सुरक्षित नहीं रहेगी? वह ऐसी जगह है जहाँ अनुभव की परछाई भी दूर दूर तक नहीं पहुँच सकती। लेकिन वो है कहाँ, यह तो बताइए। वह लंदन में मेरे एक दोस्त के घर है। ठीक है, हमसे बात करवाइए। जब से गई है तब से बात नहीं हुई है। उन्होंने तुरंत अमायरा को फ़ोन लगाया तो वो एक पब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। एक बार में फ़ोन नहीं उठाया। फिर दोबारा रिंग बजा तो जैसे ही रक्षा ने हेलो कहा तो उसने नशीली आवाज़ में जवाब दिया, यस मॉम, बोलो। रक्षा ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, बेटा इतना ड्रिंक करना ठीक नहीं। दूसरों को डराने वाली मेरी मॉम कब से डरने लगी? बेटा यह डर नहीं, तुम्हारी फिक्र है, जो हर माँ को होती है अपने बच्चों के लिए। इतना फिक्र करना बंद कर दीजिए, अब मैं बच्ची नहीं रही। ड्रिंक की बात सुनकर राणा ने तुरंत फ़ोन लिया, बेटा अपना ध्यान रखना। पापा आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना बखूबी ध्यान रखती हूँ। आप अपना और ख़ासकर अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखिए। कैसे 20 साल की लड़की आपके नाक के नीचे से पेपर बदल लिया और आपको पता तक नहीं चला। पापा मैं तो कहती हूँ अब आप आराम कीजिए और सब मैं देखती हूँ। आखिर आपका उत्तराधिकारी मैं ही तो हूँ। फिर देखिए कैसे सबको उंगलियों पर नचाती हूँ। और उस अनुभव को, वो तो मेरे जूतियों पर नाक रगड़ेगा। बेटा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो तुम्हारे पीछे लगा है, तुम्हारा किडनैप कर मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, झुकाना चाहता है और अपनी मकसद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए फ़िलहाल इंडिया लौटना मत। तो तुम अपने बारे में सोचो, उसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। ओके डैड। उसके फ़ोन रखते ही दोस्तों ने कहा, अबे तेरे डैड ने कहा इंडिया लौटना नहीं, लेकिन तू तो ऑलरेडी इंडिया में है, तो पापा को बताया क्यों नहीं? अरे क्यों बताऊं, फालतू का कंसर्न दिखाएंगे। अरे तुम्हारे पापा को भी कंसर्न होता है। अरे वो अनुभव मेरे पीछे लगा है, पता है वह मेरा किडनैप करना चाहता था, लेकिन मेरी बहन का कर लिया। काश वह मेरा कर लिया होता। पता है जब से मैंने उस अनुभव को देखा है तब से दिल में एक उथल पुथल सी मची है। मैं उसके पीछे पड़ गई हूँ, उसी के लिए तो इंडिया लौटी हूँ। बड़ा ही हॉट बंदा है यार। अब देखो मैं अपने चाल कैसे चलती हूँ, कैसे अनुभव को अपने जाल में फंसाती हूँ। फिर सारी प्रॉपर्टी के साथ वो हैंडसम बंदा भी मेरा होगा। मन में बोलते हुए वह फिर से एक ड्रिंक लेकर थिरकने लगी। इधर अद्रिका कॉफ़ी मग लिए अनुभव के कमरे में गई तो देखा अनुभव खाकी कलर का निक्कर पहने पैर फैलाए बेड पर लैपटॉप लिए बैठा था। उसका पूरा बदन यूं ही खुला हुआ था, कुछ नहीं पहना था उसने। अद्रिका ने जब उसे देखा तो दरवाजे पर ठिठक गई और उसे गौर से देखने लगी। वाह क्या बॉडी बनाई है, क्या डोले शोले हैं। अद्रिका मन ही मन बोल कर मुस्कुरा रही थी। काका कॉफ़ी लेकर अंदर आइए। यूँ दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? मेरे कमरे में आने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अनुभव ने लैपटॉप में आंख गड़ाए ही कहा। सुनकर अद्रिका ख्यालों से बाहर आई और बोली, अरे काका नहीं, मैं हूँ। उसकी आवाज़ कानों में पड़ी तो अनुभव ने झट से उसकी तरफ देखा और तुरंत लैपटॉप रख बेड से उतरकर खड़ा हो गया और शर्ट पहनने लगा। क्या स्टूपिड लड़की हो तुम, नॉक नहीं कर सकती थी? यूँ इस तरह दरवाजे पर खड़ी होकर किसे देख रही थी? तुम्हें? वॉट? हाँ सच्ची बोल रही हूँ, मैं तुम्हें ही देख रही थी। क्या बॉडी बनाई है यार तुमने, ये डोले शोले, यह एब्स, उफ। खुले बदन में तो बड़े कातिल दिखते हो तुम। शट अप, जस्ट शट अप। इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आती है तुम्हें? इतनी भी छोटी बच्ची नहीं हो, 20-21 साल के आसपास उम्र है। थोड़ा भी मैनर्स नहीं है, समझ नहीं है? इस तरह किसी गैर मर्द को नहीं देखते, इस तरह बात नहीं करते। और इस कमरे में तुम क्यों आई हो? और भी कितने कमरे खाली हैं, जाकर रहो वहाँ, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं।
अरे तो इसमें मेरी गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। तुम इस तरह बैठे ही क्यों थे खुला बदन? और मैं किसी गैर को नहीं, अपने को देख रही हूँ। और यह कमरा मेरा भी है, तो अपने कमरे में आने में कैसी हिचकिचाहट? अपने शब्द सुनकर अनुभव का मन झंझना उठा। फिर भी नाराज होते हुए कहा, यह मेरा घर है, मेरा कमरा है, मैं कैसे भी रहूं? तुम्हें देखकर चलना चाहिए। अगर तुमने मुझे इस तरह देख लिया तो तुम्हें चले जाना चाहिए था, या नहीं तो सॉरी बोलकर पीछे मुड़ जाना चाहिए था। और यह कमरा तुम्हारा कब से हो गया? अरे हद है, मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रही हूँ, तुम्हें खुश होना चाहिए, ऊपर से तुम नाराज़ हो रहे हो। अच्छा बताओ, तुमने इतनी अच्छी बॉडी बनाई है किसी को दिखाने के लिए ही ना, तारीफ़ के लिए ना। मैंने तुम्हें तारीफ़ की तो इतना क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? अच्छा समझ गई, जिसे तुम पसंद करते हो उससे तारीफ़ सुनना चाहते हो। वैसे बताओ ना, कौन है वह लक्की गर्ल? अनुभव ने अंगारों जैसी आंखें लाल कर उसे घूर कर देखा। अच्छा ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताओ, मुझे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है। और हाँ, तुम्हें यह जानना है कि यह कमरा मेरा कब से हो गया? तो जब से तुम मुझे यहाँ लेकर आए तब से। बड़ी बेशर्म लड़की है, थोड़ा भी शर्म लिहाज नहीं है इसे, अनुभव ने अपना जबरा भींचते हुए कहा। हाँ तो क्या करूँ, ऐसे माहौल में पली बढ़ी हूँ कि शर्म लिहाज का नामो निशान नहीं है मुझ में। उससे तो मैं उठाकर पी गई कब का। चलो अब तुम कॉफ़ी पियो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। और हाँ, मैंने अपने लिए पास्ता बनाया है, तुम पास्ता खाओगे? नहीं, तुम पास्ता नहीं खाते होगे ना, तुम तो फ्रूट सैलड केलॉग्स वगैरह खाते हो ना। मैं अभी बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। बोलकर वो कॉफ़ी मग वहीं टेबल पर रख दिया और जाने को मुड़ी। तभी ज़ोर से कुछ टूटने की आवाज़ आई। अद्रिका ने पलटकर नीचे देखा तो चीनी मिट्टी का कॉफ़ी मग कई टुकड़ों में टूट चुका था। अनुभव ने गुस्से में कॉफ़ी मग सहित ही लात मारकर नीचे गिरा चुका था। वो आंखें बड़ी कर एक बार टूटे हुए कॉफ़ी मग को देख रही थी तो एक बार अनुभव को। तभी अनुभव ज़ोर से चिल्लाया, काका, रामू काका, मैंने आपसे कहा था मेरी कॉफ़ी लाने के लिए। डर से रामू काका की घिघी बंध गई। जी साहब, अभी लेकर आया। उसका गुस्सा और चिल्लाना देखकर अद्रिका कुछ देर के लिए चुप रह गई। तो अनुभव को लगा शायद वह डर गई और उसे थोड़ा सुकून मिला। एक विजयी मुस्कान आ गई। चलो कम से कम मेरा डर तो हुआ इस ढीठ लड़की को। तभी अद्रिका ने आगे आकर कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, क्यों इतना गुस्सा करते हो, शांत रहो ना। अनुभव ने घूर कर उसकी तरफ देखा। देखो, इसी तरह तुम गुस्सा करते रहे ना तो मुझे लगता है रांची या आगरा में तुम्हारे लिए एक सीट एडवांस में बुक करके रखनी पड़ेगी। अनुभव झल्ला पड़ा। अरे कितना बोलती हो, कितना बोलती हो तुम। पता नहीं किस ग्रह नक्षत्र में इस आफत की पुरिया को उठा लिया मैंने। जब से आई है सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है तुम मेरे साथ रही तो मेरा मकसद क्या है यह भी भूल जाऊंगा मैं। पता नहीं इसके घर वाले कैसे झेलते होंगे इसे। वही तो मैं चाहती हूँ, तुम सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ मुझे याद रखो, अद्रिका ने धीरे से कहा। क्या बोल रही हो तुम? अरे यही कि ठीक तो हो रहा है सब, लेकिन तुम होने नहीं दे रहे हो। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो जाने लगी तभी रामू काका कॉफ़ी लिए कमरे में आ गए। डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। काका, आपको मेरा रूटीन और रूल रेगुलेशन पता नहीं आपको? पता है साहब जी। तो फिर आपको जो काम कहूँ, जो चीज़ मांगूँ तो आप ही ला कर दीजिए, किसी और के हाथ मत भेजिए, या नहीं तो फिर अपना इंतज़ाम कर लीजिए। साहब, आगे से यह गलती नहीं होगी, रामू काका ने अपना सिर नीचे कर कहा। अच्छा जाइए। इधर अद्रिका रूम से बाहर जाने लगी तो अनुभव ने उसकी कलाई पकड़ खींच लिया। कहाँ जा रही हो? इतना महंगा मग तोड़ दिया, उसका फ़ाइन कौन भरेगा और इसे साफ़ कौन करेगा? अद्रिका रोनी सी सूरत बनाकर अपना सर खुजाने लगी। देखो, पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे घर में काम करना शुरू कर देती हूँ। मुझे भी एक एम्प्लॉय के तौर पर रख लो ना, या नहीं तो मैं तुम्हारा कुक बन जाती हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊँगी।
फिर देखना, तुम जो ये हमेशा हाइप पर रहते हो ना, कैसे काम और कूल डाउन हो जाओगे मेरे हाथों बने हुए खाना खाकर। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ काम करने की। तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे हाथों का खाना खाकर पागल हो जाऊंगा मैं, पागल, समझी? पर अद्रिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी कोने पर रखा एक फ्लावर वास उसके हाथ से लगकर नीचे गिरने लगा। वो ज़रा घबरा गई और कैच करने लगी, लेकिन उससे पहले ही अनुभव ने फुर्ती से कैच कर लिया और उसे डपटते हुए कहा, आँख है ना तो देख कर चला करो ना। हाँ, मैं देख कर ही चल रही थी। यह फ्लावर वास गलत जगह पर रखा है, बोलकर वह फिर से भागने लगी। अरे रुको, इसे कौन साफ करेगा? नौकर और कौन? नौकर नहीं, तुम करोगी। चलो करो चुपचाप। अद्रिका वापस मुड़ी और ज़मीन पर बैठकर हाथों से एक एक टुकड़ा उठाने लगी। तभी एक टुकड़ा उसके पैर में चुभ गया और खून निकल आया। अद्रिका के मुंह से जोर की आह निकल गई। अनुभव ने दाएं बाएं अपना सिर हिलाते हुए तुरंत उसे गोद में उठाकर बेड पर रख दिया। फिर नौकर को बुलाकर उसे साफ करने को कहा और खुद फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसकी मरहम पट्टी करने लगा। उसने जैसे ही उसके तलवे को छुआ तो उसे गुदगुदी हुई। उसने हंसते हुए अपना पैर खींच लिया। अनुभव ने उसके पैर को वापस पकड़ते हुए कहा, यह क्या कर रही हो? पैर क्यों खींच रही हो? मरहम पट्टी कर देता हूँ, आराम मिलेगा। और यूँ हंस क्यों रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे गुदगुदी हो रही है, बोलकर फिर से पैर खींचने लगी। तब अनुभव ने उसके पैर को अपने पैरों के नीचे दबा दिया और तब उसके पैर की मरहम पट्टी करने लगा। अद्रिका उसे गौर से देख रही थी। अपनी आंखें बंद करो, मुझे इस तरह घूरो मत। क्यों? मेरे घूरने से तुम्हें कुछ कुछ होता है? हाँ होता है। क्या होता है बताना ज़रा। अनुभव ने तुरंत गन उसके सिर पर पॉइंट किया और बोला, यह ट्रिगर दबा देने का मन होता है। अद्रिका ने बेहद कूल होते हुए कहा, चलो हटाओ इस खिलौने को। और तुम वाकई बुरे नहीं हो तो फिर जानबूझकर यह बुरे बनने की, ऐसा खूंखार बनने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें किसी से दुश्मनी है क्या? किसी से बदला लेना है क्या? क्या वजह है? तुम्हें कैसे पता कि मैं बुरा नहीं हूँ? अरे अभी तुम खुद ही देखो ना, मुझे छोटा सा घाव लगा, हल्का सा ब्लड निकला और तुम देख नहीं सके। मेरी केयर करने लगे, मरहम पट्टी करने लगे, फिर तुम किसी की जान कैसे ले सकते हो? अब अनुभव को होश आया। सच में इस लड़की को घाव लगा तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ा? मैं क्यों इसकी मरहम पट्टी करने लगा? मन में बोलते हुए वह उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम्हारी जान बख्श दी ना, इसलिए तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है। वैसे राना को कैसे जानती हो? कौन लगता है वो तुम्हारा? चाचा लगते हैं मेरे। मतलब चाचा हैं। तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार है उनका? दिखाने के लिए अच्छा था, वाकई में नहीं। मतलब यह कि मेरे पापा अपने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए थे और मेरी देखभाल उन्होंने इसलिए की ताकि मेरे 18 साल के होते ही सारी प्रॉपर्टी मैं उनके नाम कर दूं। तो कर दिया तुमने उनके नाम? हाँ कर दिया। फिर उसके बाद क्या? जब तक वह अपना असली रंग दिखाते उससे पहले तुमने मेरा किडनैप कर लिया। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुमने मेरा किडनैप क्यों किया। यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ आराम करो। जब तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे तब तुम यहाँ से चली जाना। अरे लेकिन मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। मेरे चाचा सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया, तो भला वह क्यों रखेंगे मुझे? और मेरी वह चाची, वह तो पहले ही मुझे मारकर भगा देगी कि किसके साथ इतने दिनों तक रह कर आई है। जीने नहीं देगी मुझे। ठीक है, कुछ इंतज़ाम करता हूँ, पर तुम यहाँ से निकलना मत। अरे लेकिन मैं तब तक पहनूंगी क्या? मेरे लिए कपड़े तो ला दो, या नहीं तो मुझे ले चलो, मैं खुद शॉपिंग कर लूँगी। मैंने कहा ना तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं। आ जाएगा तुम्हारे लिए कपड़े भी। बोलकर अनुभव चला गया और वह आंख बंद कर लेट गई। वो अनुभव के ख्यालों में खोई हुई थी। अनुभव ही निकलने लगा तो एक बार उस लड़की को देखने के लिए मुड़ा। आंखें बंद कर लेटी अद्रिका बेहद प्यारी दिख रही थी। अनुभव न चाहते हुए भी कुछ पल तक उसे यूं ही देखता रहा।
कितनी प्यारी दिख रही है। मुझे तो यूँ लड़कियां से नफ़रत है, पर न जाने तुम्हें देखकर मुझे बेहद खुशी मिलती है, एक सुकून सा मिलता है। लगता है तुम असर कर रही हो मुझ पर, परंतु मैं यह होने नहीं दूंगा। अद्रिका को जब फील हुआ कि कोई उसे घूर रहा है तो वह आंख खोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अनुभव वहाँ से निकल गया और घर के सभी नौकरों के साथ रामू काका को भी अच्छे से हिदायत दी कि उस लड़की को देखभाल करना और कमरे से बाहर कहीं न जाए, किसी भी कीमत पर नहीं। अगर वह जिद करे तो बाहर से लॉक कर देना। साहब आप निश्चिंत रहिए, मैं यहीं हूँ। अनुभव निकला और जाते जाते राजन को कॉल कर दिया, फिर कुछ कपड़े उस लड़की के लिए ला दो और हाँ नज़र रखना वह घर से बाहर न जाए। जी भाई आप निश्चिंत रहिए। इधर राणा का आदमी ने जय पर नज़र रखना शुरू किया। करीब 2 दिन बाद जिन सबको कहा था वह सब राणा के पास आए। भाई हमें कहीं कोई शक नहीं लगा, वह आपका सच्चा आदमी है, एकदम प्योर। लेकिन हाँ, उसने हमारे ग्रुप के एक आदमी को मार दिया। क्यों क्यों मार दिया? पता नहीं, कुछ बातें हुई और तुरंत उसे गोलियों से भून दिया। राणा का माथा ठनका। उसे ज़रूर कुछ पता लग गया होगा, इसलिए उसे मार दिया। वो सोच ही रहा था कि तभी जय का फ़ोन आ गया। तुरंत खुद को सामान्य करते हुए कहा, हाँ बोलो जय। भाई मैंने उस हथियार के बारे में पता लगाया, वह ना तो पुलिस के हाथ लगी है और ना ही अनुभव के। तो फिर क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं भाई कि कोई तीसरा आ गया है हमारे बीच और उसके हाथ लग गया वो? ठीक है तुम रुको, मैं अपने तरीके से पता लगाता हूँ। वैसे मैं क्या सोच रहा था, तुम कुछ दिन अपने परिवार के साथ समय बिताओ ना। भाई लगता है ड्रिंक ज़्यादा हो गया है। आपको पता है ना मेरा कोई नहीं इस दुनिया में आपके अलावा। आप मेरा सब कुछ हो, फिर भी क्यों मजाक उड़ा रहे हो? जय तुम बुरा मत मानो, मेरा मतलब था कि तुम भी कोई लड़की देखकर अपना परिवार बसा लो। भाई मेरे माँ बाप रिश्ते नाते सब आप ही हैं और किसी परिवार की ज़रूरत नहीं मुझे। सुनकर राणा को सुकून मिला। वैसे कुछ पता चला अनुभव ने उस लड़की के साथ क्या किया? उसे मार दिया या जिंदा है? अब वही पता करूँगा। भाई एक बात कहूँ? हाँ कहो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अपने कुछ आदमी मुझ पर शक कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बदल गया हूँ। तुम उसकी चिंता मत करो, अपना काम करते रहो, बाकी मैं देखता हूँ। जी भाई, पर आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। भाई उसमें से एक आदमी को मैंने मार दिया। कोई नहीं, मुझे विश्वास है ज़रूर उसने ऐसा कदम उठाया होगा कि तुम उसे मारने पर मजबूर हो गए। यह इतनी बड़ी बात नहीं है, हमारे प्रोफेशन में यह बात आए दिन होती रहती है। बस तुम अपना ध्यान रखो और अनुभव को उस लड़की के बारे में कुछ पता लगे तो खबर करो। जी भाई, आपने मुझको विश्वास दिखाया, इसके लिए बहुत मेहरबानी। पर आप जानना नहीं चाहोगे उसने ऐसा क्या कहा जो मैंने गोली मार दी? जानना तो नहीं चाहता, पर तुम कह रहे हो तो चलो बताओ। आपके खिलाफ़ मुझे भड़का रहा था, बोल रहा था कि आपने आदमी भेजे हैं मुझ पर नज़र रखने के लिए। सच कहता हूँ, सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसे मना कर रहा था लेकिन वो बार बार कसम खाकर बोलने लगा, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और वहीं टपका दिया। सुनकर राणा चौंक गया और थोड़ी बहुत शक की जो गुंजाइश थी वह भी जाता रहा। इधर फ़ोन रखते ही जय के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। अनुभव बाहर निकला और कार में बैठकर एक खंडहर की तरफ चला गया। वहाँ एक आदमी उसका इंतज़ार कर रहा था। सर, क्यों बुलाया आपने मुझे? अभी तो काम पूरे नहीं हुए हैं। मुझे बोलने दोगे तब बताऊंगा ना। सॉरी सर। तो कैसी लगी अद्रिका? व्हाट? यह बात करने के लिए आप मुझे यहाँ बुलाए हैं सर? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। कैसी लगी वह लड़की? नॉर्मल ही है, यूँ तो उसकी हरकतें एबनॉर्मल जैसे है, बट ठीक है, थोड़ा सा बचपना है उसमें। बात को यूँ इस तरह घुमाओ मत अनुभव, मैं पूछ रहा हूँ कैसी लगी, पसंद आई? सर वह बच्ची है, इतनी भी नहीं, 20 साल की है, 2 महीने बाद 21 की होने जा रही है। हाँ तो शादी करनी है? व्हाट? आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे बारे में जानते हैं ना, मेरी सच्चाई जानते हैं ना। और वह कोई मामूली नहीं, माफिया राजा की बेटी है, राणा की भतीजी है वो। हाँ इसलिए कह रहा हूँ शादी कर लो। सॉरी सर, मैं शादी नहीं कर सकता।
मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ज़रूरत नहीं, पर उसे ज़रूरत है तो किसने रोका है? और लड़कों की कमी है क्या? लड़कों की कमी तो नहीं, पर तुम्हारे जैसे लड़कों की कमी है। उसे तुम्हारे जैसा जीवन साथी की ज़रूरत है। क्या मतलब? बाहर उसके जान के दुश्मन बहुत हैं, खतरे में हैं। वह तुम्हारे साथ रहेगी तो सेफ रहेगी। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं। मेरा रिक्वेस्ट समझो या ऑर्डर, पर तुम उससे शादी कर लो। 2 दिन बाद मेरी रिश्तेदारी में एक लड़की की शादी है। तुम आओ उसे लेकर। उसी मंडप पर तुम उससे शादी कर लेना। लेकिन उसकी मर्जी जानना भी ज़रूरी है। यह तुम मत भूलो कि तुम एक माफिया हो और माफिया अपनी मर्जी चलाता है, किसी और की मर्जी नहीं जानता। वैसे तुम्हें लगता है कोई भी लड़की तुम्हें इनकार कर सकती है और उसके थ्रू तुम राणा तक आसानी से पहुंच सकते हो? सर, मैं उसके बिना भी पहुंच सकता हूं। फिर आपसे शादी के लिए क्यों फोर्स कर रहे हैं? क्योंकि इसका पिता मेरा दोस्त था। क्या? एक बात और, यह राजा की बेटी नहीं है तो किसकी बेटी है? करीब 20 साल पहले राजा मुंबई का एक जाना माना माफिया था। उसकी तूती बोलती थी यहाँ पर। अपने एक इशारे पर वह जो चाहे कर लेता था। एक बार वह किसी काम से शहर से बाहर जा रहे थे। उनकी पत्नी माँ बनने वाली थी। वह रोक रही थी कि मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, पर वह नहीं माना और निकल गया, यह कहकर कि ज़रूरी काम है और मैं बहुत जल्द लौट कर आ रहा हूँ। 2 हफ्ते बाद जब वह लौट रहे थे, अचानक उन तक मैसेज पहुंचा कि उनकी पत्नी राबिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। समय से पहले लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। वह अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने कहा है कि प्रीमैच्योर बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। वह तुरंत अस्पताल की तरफ बढ़ रहे थे, तभी सड़क किनारे एक महिला लेबर पेन से छटपटा रही थी। उसे मदद की ज़रूरत थी। पत्थर दिल वाला राजा ने जब उसे देखा तो अपनी पत्नी की स्थिति याद आ गई और रहा नहीं गया। उसने उसे अपने कार में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। लेकिन जब तक वो पहुंचा तब तक उसकी पत्नी और बच्चे दोनों खत्म हो चुके थे। बेटे को जन्म दिया था राबिया ने। दोनों ने एक साथ दम तोड़ दिया। डॉक्टर का कहना था कि प्रीमैच्योर बच्चे होने की वजह से बच्चा बच नहीं सका और इस गम में माँ ने भी दम तोड़ दिया। इधर इस औरत ने एक बहुत भी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जन्म के बाद सबसे पहले उस औरत ने राजा को याद किया। अपनी पत्नी और बच्चे के खोने के गम में डूबे राजा ने जब उसे पहली बच्ची को पहली बार उठाया तो बेहद खुशी हुई और आज उन्हें एहसास हुआ कि किसी अपने को खोने का क्या दुख होता है और मारने से ज़्यादा किसी एक की जान बचाने में कितनी खुशी मिलती है। बच्चे को गोद में उठाकर उसे बेहद सुकून मिला और उसी दिन उसने प्रण कर लिया कि आज के बाद यह सब धीरे धीरे छोड़ देगा, एक सामान्य ज़िंदगी जिएगा। इधर उनका छोटा भाई राणा, वह तो कब से भाई की जगह हथियाने के फिराक में था। उसने राजा की बात सुनी तो बेहद सुकून मिला और उसी दिन से भाई को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगा। इधर इस औरत का कोई नहीं था। पति कुछ महीने पहले ही मर गए थे तो ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। तब राजा ने एक कमरा रहने को दिया और उसका खर्चा पानी देना शुरू किया। बच्ची धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन कुछ महीनों बाद उस औरत को कोई भयानक बीमारी लग गई और धीरे धीरे मौत के मुंह में जाने लगी। अंतिम समय में उसने राजा के सामने हाथ जोड़ लिया, अपनी बेटी समझकर इसे पाल लीजिएगा या नहीं तो किसी अनाथ आश्रम में दे दीजिएगा। मैं जा रही हूँ। अब और कोई नहीं है दुनिया में आपके अलावा जिससे मैं यह जिम्मेदारी सौंपूं। तब राजा उस बच्ची को अपने घर ले आए। राणा और उसकी पत्नी की आंखों में वह लड़की खटकने लगी, क्योंकि राजा ने उसे अपने बेटी मान लिया था और अब एक हिस्सेदार थी, इसलिए दोनों को अपने रास्ते से हटाने के फिराक में जुट गया था। लेकिन यह बात राजा को पता चल गई। वह चाहता तो एक क्षण में राणा को ख़त्म कर सकता था, लेकिन अब वो इसमें लौटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चुपके से सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दिया। इस बात की भनक राणा को लग गई तो उसे गुस्से में वह खौल गया और मौका देखकर उसने भाई का मर्डर कर दिया। मरते समय उसने बताया, तुम्हारे बीवी बच्चे को मैंने मारा। मैंने ही उसे लेबर पेन होने वाली दवाई दे दी, जिससे उसे समय से पहले दर्द शुरू हो गया
और उसी के असर की वजह से दोनों की मौत हो गई। इधर लड़की को मजबूरन जिंदा रखना पड़ा, झूठा ही सही पर प्यार दिखाना पड़ा। वो उसके 18 साल के होने का इंतज़ार करने लगा। जब वो 18 साल की हो गई तो सारी प्रॉपर्टी उसने अपने नाम करवा लिया। पर इसमें भी एक समस्या आ गई। क्या? किसी ने चालाकी कर दी। प्रॉपर्टी राना के नाम नहीं हुई, इसी लड़की के नाम है, और जो उससे शादी करेगा उसकी आधी प्रॉपर्टी का मालिक होगा। तो आप मुझे उससे शादी करने क्यों बोल रहे हैं? मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। राना मेरा दुश्मन है क्योंकि उसने मेरे पिता को मारा है। मैं सब बताऊंगा फिर कभी। फिलहाल जाओ, उसका ध्यान रखो। इधर अद्रिका कमरे से बाहर निकली और रामू काका के साथ काम में हाथ बटाने लगी। काका मना करते रहे लेकिन वह नहीं मानी। काम करते करते उसने पूछ लिया, काका बताइए ना, अनुभव कैसा आदमी है? वह तो बुरा नहीं लग रहा है, वह फिर ऐसे बुरा क्यों बनने की कोशिश कर रहा है? रामू काका बताने से इनकार करने लगे। देखिए, आप सब जानते हैं क्योंकि सबसे पुराने इस घर में काम करने वाले आप ही हैं, तो प्लीज़ बताइए। रामू काका ने अब की बार इधर उधर देखा और बताना शुरू किया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।